ये थी धोखेबाज नंबर 103। अगला नंबर आपका। अरे ऋतिक, अरे पूरे 23 दिन बाद फोन किया तूने। बेटा हफ्ते में एक फोन तो किया कर। कैसा है तू? ठीक हूँ पापा। एक गुड न्यूज है। तू इंडिया आ रहा है? तो तू आ रहा है? कौन सी फ्लाइट से आ रहा है बता, मैं एयरपोर्ट पे लेने आ जाता हूँ। नहीं पापा, एनी प्रेग्नेंट है। क्या? अरे ये तो और भी खुशी की बात है। मैं कल ही आस पड़ोस में मिठाई बांट देता हूँ। हाँ, और मैं पहली वाली फ्लाइट पकड़ के चला आता हूँ वहां पर। अरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए ना वहां पर। मैं आता हूँ। पापा ये इंडिया नहीं अमेरिका है। हम लोग एनी के लिए एक मेड रखने वाले हैं। एवं वैसे ही बहुत खर्चे होते हैं। डिलीवरी के बाद मैं आपको एक वीडियो कॉल कर दूंगा। हाँ बेटा, वीडियो कॉल ही सही। पोते का मुंह वीडियो कॉल पर देख लेंगे। बेटा ऋतिक, आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो बहुत खुश होती। कौन सी माँ पापा, पहली या दूसरी? आयला, ऐसा बोला तेरा बेटा? लेकिन तूने तो ये सब उसके लिए किया था ना? मैं 16 साल का था जब पिताजी ने प्राजक्ता से शादी करा दी। प्यार व्यार कुछ पता नहीं था मुझे। ऋतिक हुआ, उसके बाद पल्लवी, उसके बाद प्राजक्ता से बस प्यार होने वाला ही था। हाँ, सब जानती हूँ। मैडम को कैंसर हो गया, मैडम चल बसी, फिर उसके बाद तुमने दूसरी शादी की, तुम्हारी दूसरी बीवी भी भाग गई। 10 बार सुन चुकी हूँ ये स्टोरी। मेरी मानो, तुम ना अभी ये सब चीज के बारे में सोचना छोड़ दो और अपने ये नालायक बच्चों से ना जितना हो सके उतना दूर रहो। टाइम वेस्ट मत करो उनके पीछे। ले, तुम्हारे छोटे भाई का फोन है। ये ना सबसे बड़ा वाला गिद्ध है, मैं बता रही हूँ। हाँ बोल अविनाश। हाँ नरेश भैया, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। पार्थ कैसा है? हाँ अच्छा है, एग्जाम देने गया है। अच्छा मैं क्या कह रहा था भैया, वो आपकी बीपी की दवा है ना? हाँ है। अच्छा वो कोलेस्ट्रॉल वाली? हाँ है, सब कुछ है। अच्छा भैया मैं पापा दवाई का टाइम हो गया, आप दवाई ले लो, उठ जाओ। अरे वकील साहब। हाँ नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। अरे कैसी है तबीयत? अरे भाई तेरे जैसा वकील ऐसे बीमार पड़ा रहेगा तो तेरे क्लाइंट को तो जज फांसी पे चढ़ा देगा। अरे नरेश तू भी। अरे आशीष बेटा, तो अंकल के लिए 2 चाय लेकर आ। हाँ। अरे नहीं, चाय नहीं, चाय अभी पी के आ रहा हूँ। रेखा ने बनाया था, तू बैठ। अरे नरेश, वो डिजिटल कॉइन्स के नाम बताओ जो पढ़ने वाले हैं। अरे अंकल कोई कॉइन्स वाइन्स का दाम बताने की जरूरत नहीं है इनको। कैसे दाम कैसे फ्लक्चुएट होते रहते हैं उसके ऊपर नीचे, उनकी तरह ना इनका भी बीपी ऊपर नीचे होता रहेगा। अरे बाप की सेहत का इतना ही ख्याल है तो प्रताप के लिए एक बहू ले गया अच्छी सी। अरे प्रताप, वो उस लड़की की फोटो भेजी थी ना मैंने तुम्हें, वो दिखाओ। ये वाली? ये देख, ये इसका नाम सुनिधि है। यहाँ वाशिम में परिवार के साथ रहती है। अच्छे है ना? हाँ, अब मुंह से आवाज नहीं निकलेगी है? देखो लड़की अच्छी है तो मुझे पसंद है। अगर खानदान अच्छा हो तो तुम बात आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो मैं इसके पिताजी के साथ बात करता हूँ और उनका नंबर तुझे मैसेज कर देता हूँ। हाँ ये ठीक है। अब तू आराम कर, मैं कपिल की दुकान पे जा रहा हूँ।
कपिल भाई, मैंने सुना दाल के भाव फिर से बढ़ गए। अरे नरेश भाई, इस बार महंगाई आसमान छू के रहेगी। हेलो अंकल, हेलो बेटा। आप मेरी डॉल लाए? तुम्हारी डॉल? हाँ लाया हूँ ना, घर पे रखी है। लेकिन वो डॉल तुम्हें तब मिलेगी जब तुम्हें 10 में से 10 मार्क्स आएंगे। ओह नो, 9 मार्क्स नहीं चलेंगे? ओह नो, 9 मार्क्स क्यों? वो मेरे को एक सवाल का जवाब नहीं आ रहा था ना। अरे बाप रे, फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कपिल भाई। कपिल भाई, आपकी बेटी तो आपसे भी होशियार है। अच्छा नरेश भाई, आपके हुए 2749 रुपए। ये 3000। छुट्टे में बाद में देता हूँ। ठीक है, बाय अंकल। बाय बेटा। चल आजा, इसका हिसाब करके बता। पापा थोड़ी जल्दी चालू कीजिए ना फैमिली मीटिंग। आप तो जानते हैं ना अमेरिका में टाइम की कितनी वैल्यू है। सब लोग ध्यान से सुनो, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी रेखा के नाम कर रहा हूँ। क्या? इस धन्य वाली के नाम? भैया आप पागल हो गए? इस घर पर मेरा भी अधिकार है। पापा सोच समझ के फैसला करिए। ये रेखा आपसे प्यार व्यार नहीं करती है। अगर आपने इसके नाम प्रॉपर्टी कर दी उसके बाद क्या? ये आपके साथ कुछ भी कर देगी पापा। पापा इससे अच्छा तो ना आप किसी और को डोनेट कर दीजिए प्रॉपर्टी। तुम लोगों की तरह नहीं हूँ मैं, समझी ना? इनसे प्यार करती हूँ और इनकी इज्जत भी करती हूँ। हम लोग मर गए हैं क्या? हमारा हक है इस प्रॉपर्टी पे। और ये कौन है जिसके नाम पे आप सब कुछ कर रहे हैं? ये तुम्हारी होने वाली माँ है। शादी कर रहा हूं मैं इससे। तुम लोगों के होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम लोगों में से कोई भी मुझे पूछता तक नहीं है। एक रेखा ही है जो हर वक्त हर दम मेरा ख्याल रखती है। छोड़िए ना, आप इन लोगों के चक्कर में अपना बीपी मत बढ़ाइए। ये लोग तो गैरों से भी बदतर हैं। आप चलिए, तमीज से। होने वाली माँ हूं तुम्हारी और तुम्हारी भाभी। निकलो, तुम लोग निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी, निकलो यहाँ से। बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया पापा जी का। घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पापा थोड़ी जल्दी चालू कीजिए ना फैमिली मीटिंग। आप तो जानते हैं ना अमेरिका में टाइम की कितनी वैल्यू है। सारा प्लान वेस्ट हो गया। सर, विक्टिम की मंगेतर ने बॉडी देखकर हमें इन्फॉर्म किया। सर, विक्टिम की एज लगभग 58 से 59 साल की होगी। क्या हो गया इन्हें? नरेश उठो ना नरेश। विक्टिम का नाम नरेश देशमुख है, अकेला रहता था। फैमिली, एक बेटी है जो यहीं कमलाबाद में रहती है, बेटा यूएस में रहता है और एक छोटा भाई है जो यशवंत कॉलोनी में रहता है। सबको इन्फॉर्म कर दिया है सर। सुनो ना अविनाश, बात को मम्मी के यहाँ पे छोड़ दे क्या? परी इतना पैनिक मत हो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? आज नहीं तो कल पुलिस घर पे आएगी ना। देखो, जब पुलिस घर पर आएगी तो हम वैसा ही करेंगे जैसा हमने प्लान किया। तुम अगर इतना घबराओगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और वो देखा, उसका भी इंतजाम कुछ कर देता हूँ। अच्छा सुनो, मैं लेट हो रहा हूँ, पल्लवी आ गई होगी, मैं जाता हूँ, ध्यान रखना। कल रात को 8 बजे तक मैं ऐसे निकल गई थी। बाद में फोन पे बात भी हुई हमारी। तब मुझसे कहा कि मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह नाश्ता लेके आई तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ था।
अंदर आई तो। अच्छा ये बताओ कि घर से कुछ चोरी हुआ है? मंगेतर मरा है मेरा और आपको चोरी की पड़ी है। देखो हमें ये सब जानना जरूरी है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उसी हिसाब से होगी। तो सब आज ही करना है आपको। मंजू, पंचनामा करके बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ओके सर। जैसे ही फैमिली से कांटेक्ट होता है थाने बुलाओ। सूरज ऊपर चेक किया? नो सर, सॉरी सर। रिया, 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 क्या हुआ मेरी बेटी को? रिया, संभालिए सर, किसने मारा? रिया, नरेश भाई रिया के लिए एक पिता की तरह थे। वो उसे ट्यूशन पढ़ाते थे। कई बार वो पढ़ते पढ़ते वही सो जाती थी। कल भी रिया गई थी ट्यूशन पढ़ने उनसे? नहीं, मैंने उसे नरेश भाई के छुट्टे पैसे लौटाने भेजा था। क्यों क्यों भेजा? संभालिए अपने आप को। तो जब रिया वापस नहीं आई तो आप उसे नरेश जी के घर देखने नहीं गए? मैं दुकान पे था देर रात तक। हमेशा की तरह मुझे लगा शायद वो वही सो गई होगी। मुझे जाना चाहिए था, मेरी बच्ची बच जाती। रिया की माँ कहाँ है? 3 साल पहले मुझे और रिया को छोड़कर भाग गई। अरे हेलो, कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो? कहाँ है पापा की बॉडी? पुलिस वाले ले गए। और हाँ, तुम दोनों को भी थाने बुलाया। और तुझे यहीं छोड़ गए? हाँ, उन्होंने कहा कि घर वालों को भेज देना। अक्सर असली दुश्मन घर वाले ही होता है ना। चल पल्लवी। वैसे कल रात के झगड़े के बारे में मैंने अब तक पुलिस वालों को नहीं बताया। हाँ, अगर चाहती तो बता सकती। मतलब क्या है तेरा? कल रात को ही तुम लोगों के साथ उनका झगड़ा हुआ। या आप पागल हो गए? इस घर पर मेरा भी अधिकार है। और कल रात को ही उनका मर्डर भी हो गया। अब इसका मतलब तुम निकालोगे या मैं पुलिस वालों को बताऊं? क्योंकि वो एकदम परफेक्ट मतलब निकालेंगे। नहीं सुन, वो मेरे भैया थे और पल्लवी के पिता। खून का रिश्ता है हमारा उनसे। और तू ना हमसे दूर ही रहना। चल पल्लवी। कई बार खून के रिश्तेदारों से ज्यादा पराये लोग अपने हो जाते हैं ना माँ। कोई अपना अपना नहीं होता, सब पैसों के रिश्तेदार है। पैसा है बच्चे अपने, पैसा है रिश्तेदार अपने। पैसा खत्म रिश्ता खत्म। तू क्यों फिक्र कर रहा है? तेरे पास तो इतना सारा पैसा है। तेरी गाड़ी आई? अरे नहीं माँ, इस उम्र में गाड़ी लेके क्या करूंगा। मैं सोच रहा हूँ पल्लवी को गाड़ी लेके दे दूं। वो बेचारी स्कूटी से जाती है कॉलेज। कितनी बार समझाया तुझे, पर तू नहीं समझता। लुटा दे अपनी सारी दौलत अपने नालायक रिश्तेदारों पे, लेकिन जब तू मरेगा ना, तेरे कफन के लिए किसी के पास से पैसा भी नहीं निकलेगा। तो तू दे दे ना कफन। हाँ दे दूंगी ना। ये चादर तूने ही दी है ना, यही दे दूंगी। शहर में हुए डबल मर्डर ने पूरे खोपोली के लोगों को सकते में डाल दिया है। इस चौंका देने वाले मर्डर ने एक बार फिर से पुलिस प्रशासन पे सवाल उठाया है। क्या शहर के लोग सेफ हैं? देखिए, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। 24 घंटे बाद आपको दे देंगे। पापा तो बहुत अच्छे आदमी थे, भला उन्हें ऐसे कोई क्यों मारेगा? क्यों झूठ बोल रही पल्लवी? सर मैं आपको बताता हूँ, दरअसल भैया एक नंबर के अड़ियल इंसान थे। भाभी के जाने के बाद उन्होंने ऋतिक को अमेरिका भेज दिया, तो जिससे उनकी अय्यासी चलती रहे। सर आप देखना, पीएम की रिपोर्ट आने वाली है, उसमें पक्का उनको एड्स निकलेगा। चाचू,
आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ तो झूठ क्या बोल रहा हूँ, जो सच है वही बता रहा हूँ। तो रेखा को पता था ये सब? उसे क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो खुद एक धंधे वाली थी। रेखा तो मंगेतर थी ना नरेश जी की। हाँ, दिमाग खराब हो गया था पापा का। कल रात आप लोग कहाँ थे? अपने घर पे पापा से मिलने गए थे, फिर सब अपने अपने घर आ गए। सब एक साथ मिलने गए थे, जाहिर सी बात है कोई खास वजह होगी। कल रात पापा अपने प्रॉपर्टी का बंटवारा करने वाले थे। तो हो गया बंटवारा? मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी रेखा के नाम कर रहा हूँ। भैया आप पागल हो गए? निकलो यहाँ से। भैया नहीं सर, बस कैजुअल डिस्कशन हुआ और कुछ नहीं। फैमिली में प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर डिस्कशन कभी कैजुअल नहीं हो सकता। सूरज, फैमिली के सभी मेंबर्स की डिटेल निकालो और नरेश की बैंक डिटेल्स भी। सर मैंने बैंक डिटेल्स चेक की थी, उसमें कुछ भी नहीं निकला। सर वो नौटंकी रेखा, वो कल रात भी एक कस्टमर के पास गई थी। व्हाट? मतलब पतिव्रता होने का नाटक कर रही थी? सर नरेश ने डेटिंग साइट पे एक अकाउंट बनाया था, ये देखिए। फ्रेंड लिस्ट में लड़कियां ज्यादा है। सर ये तो बड़ा रंगीन आदमी, इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते। सूरज वो जो बच्ची थी रिया, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था क्या? सर अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं। ये ले, बन गया डेटिंग ऐप पे तुम्हारा अकाउंट। प्रोफेसर नरेश देशमुख। अरे यार ये झंझट में क्यों फंसा रहा है मुझे? देख मैं रेखा के लिए सीरियस हूँ। अरे देख देख, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आ गई। कौन है? फोटो देख, क्या मस्त लग रही है, डाइवोर्सी है। हाय, मेरा नाम ललिता है। आप मुझे जेन्युइन लगे क्योंकि आपने अपनी फोटो लगाई। आप एक्स प्रोफेसर हो? प्रोफेसर। सर घर से जो सामान चोरी हुआ है ये उसकी लिस्ट है, रेखा ने दी। तो ज्वेलरी सेट, चांदी के कुछ बर्तन, रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक और 45,000 रुपए कैश। सूरज, सभी ज्वेलर्स और खबरों को एक्टिवेट कर दो। कहीं भी कोई ज्वेलरी बेचने आता है तुरंत हमें इन्फॉर्म करें। राइट सर। सर कपिल की बीवी नीतू के बारे में पता किया मैंने, रत्नागिरी से है। वहाँ उसका मायका भी है और 8 महीने से वहाँ वो किसी आदमी के साथ रह रही है। कपिल ने अपनी बीवी को डिवोर्स दिया था क्या? पता नहीं सर, लेकिन नीतू ने कभी रिया को ले जाने की भी कोशिश नहीं की। अविनाश, हाँ? उस रात झगड़े के बाद तुम वापस घर नहीं आए थे? कहाँ गए थे? वो अपने एक दोस्त के यहाँ गया था। क्यों? ऐसे ही। और जब मैं घर पर आया तब तुम घर पर नहीं थी। कहाँ गई थी? कचरा फेंकने गई थी। फालतू के सवाल मत पूछा करो मुझसे। सर मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है ये काम रेखा का ही है और अब वो चली भी गई है। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? सर पापा उसके नाम पे प्रॉपर्टी कर रहे थे, तो उनके मर्डर के बाद पूरा बेनिफिट उसे ही मिलेगा। प्रॉपर्टी उसके नाम पर हुई? नहीं। तो बेनिफिट कैसे हुआ उसे? तो सर ये फिर चाचू ने किया होगा। प्रॉपर्टी के लिए? प्रॉपर्टी और पार्थ दोनों के लिए। पार्थ क्यों? सर पार्थ मेरा सौतेला भाई है और परी चाची मेरी सौतेली माँ। वो पापा की दूसरी वाइफ रह चुकी है। What? हाँ सर, 2 साल पहले परी चाची ने पापा को छोड़ के अविनाश चाचू से शादी कर ली थी और पापा ने तो केस भी फाइल किया था पार्थ की कस्टडी के लिए। इन्हीं सब के बीच पापा उस रेखा के चक्कर में फंस गए और चले थे उस धंधे वाली से शादी करने। तुम इंडिया कब आए? कल ही आया था सर। मैं जाऊँ? ये बात हमें अविनाश और परी ने क्यों नहीं बताई? सर रेखा की माँ बीमार है इसलिए वो गांव गई हुई। ये रेखा की माँ है भी या नहीं? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। नरेश की मौत 31 मार्च की रात को 9 से 1 के बीच में हुई थी और घर के मेन डोर पर कोई फोसेंटी के निशान नहीं थे। शायद कातिल नरेश के जानने वाला था। कॉल रिकॉर्ड्स और फोन लोकेशन कब तक आ रही है? कल तक आ जाएगी सर। रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर ये देखिए,
सेक्सुअल असॉल्ट इनकंक्लूसिव है। हो सकता है रिया को नरेश से पहले मारा गया हो, लेकिन डिफरेंस सिर्फ 1 घंटे का है। तो क्या मेन टारगेट रिया थी? इसमें बताने वाली क्या बात है? हम लोग ऑफिशियली अलग हुए थे और इस बात को 2 साल हो चुके हैं। हम सबके बीच में वैसे भी सब ठीक ही चल रहा था। पार्थ की कस्टडी को लेकर केस चल रहा था आप लोगों के बीच, और आप कह रही हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था? देखिए, आपको मुझ पे शक है ना, तो पहले जाइए सबूत लेके आइए, फिर बात करेंगे हम। तो हम ले ही आएंगे। पहले ये बताइए कि विनाश कहाँ है? ऑफिस गए। सर, नरेश की सीडीआर में किसी ललिता चौहान नाम की लड़की का नंबर मिला है। काफी बातें होती रहती थी उससे। वैसे ललिता तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है? मैं और मेरी मम्मी। और आपकी? सेम, मैं और मेरी मम्मी। किसी दिन मेरी मम्मी से मिलवाऊंगा मैं तुम्हें। श्योर। देखो ललिता, मुझे गलत मत समझना, मैं एक दोस्त की तरह मिलने आया हूँ तुम्हें। और ये ऐप पे जो अकाउंट है ना, वो मैंने नहीं बनाया था, मेरे दोस्त ने बनाया था मेरे नाम से, और ऑलरेडी मेरी एक मंगेतर है। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। आप RM सहानी कॉलेज में प्रोफेसर थे ना? हाँ। मैं वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, तो क्या आपकी कुछ मदद मिल सकती है? अरे बिल्कुल करूंगा। वहाँ के प्रिंसिपल तो मेरे दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है। मैं बात करता हूँ उनसे, तुम सिर्फ इंटरव्यू दे के आना। थैंक यू सो मच। क्या? लेकिन नरेश जी की माँ तो है ही नहीं। अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने तो मुझे अपनी माँ की फोटो दिखाई थी और वो उनसे मुझे मिलाने भी वाले थे। अच्छा, तुम्हें नरेश जी ने कभी कुछ और बताया, या फिर उनके बारे में कोई ऐसी बात जो इन्वेस्टिगेशन में हमारी हेल्प कर सके? पता नहीं आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा, पर नरेश जी ने बताया था कि उनका एक भाई है। क्या नाम है उसका? हाँ, अविनाश। वो थोड़े अजीब हैं, अडल्ट साइट्स और डार्क वेब देखने के आदी हैं। हेलो, क्या? ओके, मैं आती हूँ। तुमने सीधे डीसीपी ऑफिस में कंप्लेंट डाल दी। अरे तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था ना। तो तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी वाइफ नीतू ने रिया को मारा है? लगता नहीं है मैडम, मुझे यकीन है, क्योंकि उस दिन नीतू यहीं खोपोली में थी। तो तुमने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया था? बेटी की लाश हाथों में थी मैडम, मेरा दिमाग सुन हो गया था। तो जब याद आया था तब पुलिस स्टेशन आना चाहिए था ना। तुम तो पहुंच गए सीधे डीसीपी ऑफिस। हम गरीबों की कौन सुनता है मैडम, और मैं देख रहा हूँ आप लोग सिर्फ नरेश भाई की मर्डर की जांच कर रहे हैं। आप लोग ये मान चुके हो कि जो कुछ हुआ है वो नरेश भाई के लिए हुआ है, और उसमें मेरी बेटी रिया की जान गई। लेकिन इसका उल्टा हुआ है मैडम, रिया को नीतू ने मारा है और उसमें नरेश भाई मरे। हाँ सुनो, एक नंबर ट्रैक करो, अर्जेंट है। नीतू शर्मा नाम है, नंबर भेजती हूँ मैं। चलो सर, मैंने नरेश की पिछले 2 साल की सीडीआर स्टडी की, तो एक बात पता चली। नरेश का एक नेबर है प्रताप वर्मा, उससे काफी बातें होती थी उसकी। और सर, सीडीआर में एक और बात पता चली, ये नरेश की फैमिली उससे 1 साल पहले ही टच में आई। 1 साल पहले तक तो किसी को नरेश से कोई मतलब नहीं था। पर ये 1 साल पहले अचानक से नरेश की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि सबको उसके प्रति प्यार जाग गया? Anyway, नरेश की माँ का कुछ पता चला? अभी तक नहीं सर, मैंने फैमिली से पूछताछ की। उनका कहना है कि 20 साल पहले उसकी माँ मर गई थी। तो फिर नरेश ने अपनी माँ बताकर ललिता को फोटो किसकी दिखाई? रोक। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपनी रिया को वापस लेने आई थी। 3 साल बाद, और तुम्हें क्या लगता है तुम रिया को लेकर जाती और तुम्हारा नया हस्बैंड उससे एक्सेप्ट कर लेता? सुधीर को मैं शादी के पहले से पसंद करती हूँ। कपिल से बच्चा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो मुझ पर हाथ उठाता था। सुधीर रत्नागिरी से सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आता था। उसी दौरान रिया हुई।
तो क्या रिया तुम्हारे और सुधीर की बेटी है? हाँ। ये बात कपिल को पता है? पता नहीं, पर रिया से मेरी फोन पर बातें होती रहती थी। उसने बताया पिछले महीने कपिल ने उसका ब्लड टेस्ट करवाया था। सर, मैंने रिकॉर्ड चेक करवाए हैं। 3 हफ्ते पहले कपिल ने अपना और रिया का डीएनए टेस्ट करवाया था, जिसमें ये कंफर्म हुआ है कि कपिल रिया का फादर नहीं है। व्हाट? कपिल को उठाओ और तब तक नरेश के मोहल्ले में जाकर ये पता करो कि नरेश कैसा आदमी था। नरेश को इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा नॉलेज था। वो डिजिटल कॉइन्स के नाम बताओ जो बढ़ने वाले हैं। अरे अंकल, कोई कॉइन्स वाइन्स का दाम बताने की जरूरत नहीं है इनको। नरेश ने 2014 में डिजिटल कॉइन्स में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और अभी 2021 में उसने उन्हीं कॉइन्स को बेचा 34 करोड़ रुपए में। 34 करोड़? कहाँ है ये 34 करोड़? हमने तो उनका बैंक अकाउंट चेक किया था, उसमें तो कुछ भी नहीं मिला। अबे 34 करोड़ कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये नरेश के रिश्तेदार जो उसके पीछे दुम हिलाते घूम रहे हैं वो सिर्फ उस 34 करोड़ के लिए। 34 करोड़ ना नरेश के बैंक अकाउंट में है और ना ही उतना पैसा उसके घर में मिला। हाँ सर, पूरे 34 करोड़ रुपए गायब है। आखिर इतना सारा पैसा उसने रखा कहाँ होगा? और सर 1 साल से इतना पैसा रखना क्राइम को खुला इन्विटेशन देने के बराबर है। सर, कपिल फरार हो गया है। उसके घर में ताला लगा है और नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर, ललिता सही बोल रही थी। मैंने नरेश के ऑनलाइन ड्राइव से ये फोटो रिकवर किया है। पता करो कौन है यार। यस सर। ये थी धोखेबाज नंबर 104। तो नरेश की बेटी पल्लवी, उसका एक लड़की के साथ अफेयर है। व्हाट? हाँ सर, सुनिधि नाम है उसका। ये देख, ये इसका नाम सुनिधि है। यहाँ वाशिम में परिवार के साथ रहती। दोनों लिव इन में रहते हैं। नरेश ने इन दोनों को अलग करने की भी कोशिश की थी। देखो सुनिधि, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है, अच्छी फैमिली से। मेरे दोस्त प्रताप का बेटा है, वकील फैमिली से। पापा, आई डोंट बिलीव दिस। मुझे लगा आप यहाँ पे मेरे और सुनिधि के रिश्ते को एक्सेप्ट करने आए, लेकिन आप तो हमारे रिश्ते को तोड़ने में लगे। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बाप को तुम्हारा फिक्र है तुम्हारी, इसलिए ये गलती तुमसे होने नहीं दूंगा मैं। मेरे जीते जी ये शादी हो नहीं सकती। ठीक है, फिर आप मेरे लिए मर गए। चल सुनिधि। यार, नरेश अंकल ने पापा को फिर से फोन किया था। लड़के वालों को ये रिश्ता मंजूर है, उन्होंने मुझे लड़का देखने के लिए बुलाया है। तू फिक्र मत कर, मैं हमारे बीच किसी को भी नहीं आने दूंगी, किसी को भी नहीं। सर, अविनाश की सीडीआर के मुताबिक 31 मार्च की रात को उसका फोन रात 9 बजे से 12 बजे तक बंद था। 9 से 12 के बीच में फोन बंद था। नरेश और रिया का मर्डर भी इसी बीच में हुआ। मतलब पॉसिबल है कि उस रात को अपने घर गए ही ना हो। उस रात झगड़े के बाद तुम वापस घर नहीं आए थे, कहाँ गए थे? सूरज, अविनाश को उठा लो और रेखा का क्या हुआ? उसकी माँ है? नहीं है सर, 6 साल पहले गुजर गई और अब रेखा का फोन भी बंद आ रहा है। उसके पास 3 नंबर है, तीनों ट्रैकिंग पे डाले, लेकिन तीनों के तीनों बंद है। रेखा ने ही नरेश का मर्डर किया और उसका सारा पैसा लेकर फुर्र हो गई। शतरंज के खेल में रानी सबसे ज्यादा चालबाज होती है। सूरज, अपने सारे खबरों को एक्टिव कर दो, जितनी फोर्स चाहिए लगा दो, लेकिन रेखा मुझे जल्द से जल्द लॉकअप में चाहिए। अविनाश को तुरंत अरेस्ट करो, इससे पहले कि वो भी हमारे हाथ से निकल जाए। वो याद आया? हाँ, वो 34 करोड़ वाली बात। मुझे पता था कि भैया के पास 34 करोड़ रुपए हैं, पर मैंने नरेश भैया का मर्डर नहीं किया सर। 31 मार्च की रात को अपना मोबाइल फोन बंद करके कहाँ गया था तुम? वो मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गया था। दोस्त का नाम और नंबर बोल। बंसी नाम है उसका, नंबर मेरे मोबाइल में है, मैं देख के बताता हूँ आपको। उसकी जरूरत नहीं है, नंबर है हमारे पास 733219। रेखा का नंबर है ये। क्राइम की रात को रेखा अपने क्लाइंट से मिलने गई थी और वो क्लाइंट तुम। क्या रेखा, इतना बड़ा हाथ मार लिया फिर भी चिंदीगिरी करने आ गई?
राजा, तू ना मेरा कस्टमर है और अब तक करोड़पति बनी नहीं हूँ मैं। आज जब बन जाऊंगी तब सोच लूंगी ना। चल टाइम खोटी मत कर, जो करना है वो जल्दी कर। रेखा और तू दोनों नरेश से जुड़े हुए थे और क्राइम की रात को तुम दोनों साथ में थे। ये बात छिपाई क्यों हमसे? सर माना कि ये बात मैंने आपसे छुपाई, पर अब तो आपको पता चल गई ना। हाँ, मैं एक अनलॉयल हस्बैंड हूँ, धोखेबाज भाई हूँ, पर इससे ये साबित नहीं होता कि मैंने नरेश भैया का मर्डर किया है। क्राइम वाली रात को तू होटल से 1 घंटा पहले निकला था, कहाँ गया था? सर एक मिनट। सर जैसे ललिता ने कहा था, मैंने अविनाश की सर्च हिस्ट्री कंगाली। अविनाश डल साइट्स और डार्क वेब देखने के आदी हैं। मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैं रैंडमली डार्क वेब पे सर्च कर रहा था, तो मुझे ये वीडियो मिला। कौन है ये लोग? ट्रैक किया जा सकता है इनको? पॉसिबल है, पर टाइम टेकिंग है सर। लेकिन मुझे आपको और एक चीज़ दिखानी है। ये देखिए, उस वीडियो के बाद मैंने थोड़ा और सर्च किया तो मुझे ये साइट मिली, जो कि नरेश के मरने के 3 दिन बाद बनाई गई थी, और इसी पे वो दोनों वीडियो अपलोड किए गए थे। ये देखिए नरेश का वीडियो, और तो और सर नरेश के नाम से ही अपलोड किया गया है। वीडियो का टाइटल है नरेश देशमुख पनिशमेंट। कैसा पनिशमेंट है? और वो जो दूसरा वीडियो बता रहे थे वो? हाँ सर। मंजू, ये वही लड़की है ना जिसके साथ नरेश चैट करता था? हाँ सर, ललिता, और इससे मैंने बात भी की थी। विपुल, ये वीडियो जिसने अपलोड किया है उसको ट्रैक करने की कोशिश करो। ये बंदा जल्द से जल्द चाहिए मुझे। ओके सर। मेरा नाम कपिल गुप्ता है, मैं खोपोली महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात कहनी है। सर अपलोडर का आईपी एड्रेस ट्रैक हो गया है। ये देखिए, ये वीडियो आज सुबह ही अपलोड हुई है। धोखेबाज की तलाश जारी है। अगर आपको भी किसी ने धोखा दिया है तो उसका प्रोफाइल हमें भेजिए, उसकी सजा हम तय करेंगे। ये तो खुलेआम सुपारी उठा रहा है। नहीं सर, हर कोई डार्क वेब एक्सेस नहीं कर सकता। आईपी एड्रेस क्या है? शॉकिंग है सर, ये देखिए। ये मास्क तुम्हारे घर से मिला है, और डार्क वेब का जो आईपी एड्रेस है वो तुम्हारे फोन का है। सर हम लोग सिर्फ फेक मर्डर सीन शूट करते थे, वायरल होने के लिए। हमने नरेश का मर्डर नहीं किया है। तो तुम अपने फादर को उनके नाम से बुलाते हो? मेरा कोई बाप नहीं है, सिर्फ एक माँ है। इस लड़की के साथ क्या किया? कौन है ये? हम नहीं जानते। ये बच्चे नरेश का मर्डर करेंगे मुझे नहीं लगता। नरेश का मर्डर बहुत ही ब्रूटली हुआ है। सर वो बूढ़ी औरत, उसको ट्रेस कर लिया है, लोकेशन मिल गई उसकी। गुड। कपिल की लोकेशन मिली? नहीं सर, कपिल अभी भी फरार है। चलो तब तक बूढ़ी औरत से मिलते हैं। ओके सर। सर उस बूढ़ी औरत को ओल्ड पुणे हाईवे पे देखा गया है। माता जी उठिए। मैंने समझाया था उसे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने जब झूठ बोलने के लिए कहा था तभी मैं समझ गई थी जरूर इसके साथ कुछ होने वाला है। कैसा झूठ लाजू? माँ ये देख, कुछ कपड़े लाया हूं तुम्हारे लिए। क्या? अच्छे है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, कब तक तू ऐसे सड़कों पे पड़ी रहेगी? चल ना घर चलना। अरे बाबा, अपने घर की महाभारत झेल चुकी हूँ मैं। बेटा और बहू ने सड़कों पे फेंक दिया, अब तेरे घर की महाभारत झेलूं? मुझसे नहीं होगा। अरे माँ, मेरे घर में महाभारत होने के लिए घर में कोई होना भी तो चाहिए। क्यों? पैसों की बात सुनकर कोई नहीं आया? सोचा था 34 करोड़ का झूठ बोलूंगा तो सारे दौड़े चले आएंगे, सारे साथ में रहेंगे, फैमिली साथ रहेगी, अच्छा लगेगा। तो कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें प्यार नहीं है मुझसे, पैसों के लिए फोन करो, दिखावे के लिए फोन करो। तो क्या वो क्रिप्टो की 34 करोड़ वाली बात झूठ थी? और नहीं तो क्या। अरे अरे साहब, 34 करोड़ होते तो राजा की तरह नहीं रहता। आखिर किलर आया किसके लिए? रिया के लिए या फिर नरेश के लिए? मंजू जो दूसरा अपलोडर था उसकी कोई अपडेट? ललिता की लोकेशन डिटेल्स चेक कर रहे हैं,
अगर उसकी लास्ट लोकेशन पता लग जाए तो शायद हम दूसरे अपलोडर तक पहुंच जाए। सर एक और बात, कपिल ने अभी एक वीडियो अपलोड किया है ऑनलाइन जिसमें उसने पब्लिक से गुहार लगाई है कि पुलिस उसे झूठे केस में फंसा रही है। तो तुम भागा क्यों कर रहे हो? रिया, ये ले, ये नरेश अंकल को पैसे लौटा दे। अभी? हाँ अभी, और वहीं पे सो जाना। बाबा मुझे आपके साथ रहना है। बोला ना तुझे एक बार, समझ में नहीं आता, जा। मंजू मेरे केबिन में। यस सर। मंजू ये देखो, इस साइड पे जितने भी वीडियो हैं उनमें जो मास्क है उसमें साइड लॉक नहीं है। और ये ललिता वाला वीडियो देखो, इसमें जो मास्क है उसमें साइड लॉक है, मतलब दोनों मास्क अलग है। और मुझे ये पता करना है कि ये दोनों मास्क कहां से खरीदे गए। सर सूरज सर उसी में लगे हुए हैं। ओके। और ये ललिता वाला वीडियो ना जरा ध्यान से देखो। जब भी किसी जिंदा इंसान को जलाया जाता है तो वो चीखता है, चिल्लाता है, तड़पता है, इधर उधर भागता है, लेकिन ललिता की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ चीखने की आवाजें आ रही है। तो क्या ये साउंड फेक है? सर ये मास्क ऑनलाइन खरीदा गया, ये देखिए, ये है बायर्स की लिस्ट। और सर ये हाईलाइटेड नाम देखिए। मंजू लोकेशन ट्रैक हो गई है, मैंने तुम्हें डिटेल्स भेज दी। कौन? रूम सर्विस। सर मैं एक एक्टर हूँ, मराठी सीरियल में छोटे मोटे रोल प्ले करती हूँ। उसने मुझे बोला एक रोल प्ले करना है। सुन के मैंने शुरुआत में मना कर दिया था ना, शपथ, पर फिर घर का रेंट और खर्चे तो मैंने कर लिया सर। अरे नरेश, वो डिजिटल कॉइन्स के दाम बताओ जो बढ़ने वाले हैं। अरे अंकल कोई कॉइन्स वाइन्स का दाम बताने की जरूरत नहीं है इनको। नरेश के भरोसे का खूब फायदा उठाया तुम लोगों ने। धोखा तो उसने दिया था मुझे। डिजिटल कॉइन में इन्वेस्ट करके उसने 34 करोड़ रुपए बना लिए और मुझे गलत कॉइन बता दिया। चलता था मुझसे कि कहीं मैं अमीर ना हो जाऊं। अरे किसी काम के लिए उससे कुछ पैसे मांगे तो मना कर दिया उसने मुंह पे। वो वीडियो बनाने का क्या मतलब था? वो पार्थ ऐसे वीडियोस बनाता है, मुझे पता था, तो ऐसे वीडियो बना के मैंने डार्क वेब पे डाला आप लोगों को मिसलीड करने के लिए। बस सर इसके अलावा कुछ नहीं पता सर। हमें 34 करोड़ हमारे पास नहीं है सर। होते कैसे? क्योंकि नरेश के पास 34 करोड़ रुपए थे ही नहीं। उसे कोई डिजिटल कॉइन्स नहीं बेचे थे। ये एक झूठी कहानी थी। तो पापा ने हमारा प्यार पाने के लिए झूठ बोला और इस वजह से हुआ पापा का मर्डर। हाँ, प्रताप, आशीष और ललिता को हमने मर्डर और साइबर फ्रॉड के आरोप में अरेस्ट कर लिया है। देखो ये क्राइम भले ही उन्होंने किया, पर इस क्राइम को हवा तुम लोगों ने दी। तुम लोगों का प्यार पाने के लिए उन्होंने एक झूठी कहानी गढ़ी और वही कहानी सबको बोली। उन्हें लगा शायद पैसों का लालच, पैसों की भूख तुम लोगों को उनके पास वापस ले आएगी, पर वो गलत थे, क्योंकि तुम लोग तो लौटे ही नहीं। और उस झूठी कहानी ने गिद्धों को निमंत्रण दिया, जिसकी वजह से वो अपनी जान गंवा बैठे। और उनके साथ वो बच्ची रिया भी बेवजह मारी गई। ये जिंदगी बहुत छोटी है, इसे अपनों के साथ बहुत प्यार से गुजारिए। कभी उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होने देना चाहिए। मैंने तेरे लिए स्पेशल भिंडी मसाला बनाया है। आप भिंडी पे ही सारे एक्सपेरिमेंट करना। अच्छा, बहुत बड़ी हो गई तू। हाँ एकदम चौकन्ने रहो। रोको रोको। पेपर और लाइसेंस दिखा। जय श्री कृष्णा। पेपर और लाइसेंस दिखाओ।
जय जय श्री कृष्णा। अरे कितनी बार भगवान का नाम लेगा? कहीं भगवान ने तुम्हें याद कर लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सामान क्या है? जय श्री कृष्णा। फिर वही भगवान के कितने अवतार थे? 10। 2 अवतार और बढ़ा दे, 2 भक्त और है। चल निकल, चल जान दे से। रुक, क्या कर रहे हो? अरे चलना यार, तू भी क्या इतना सोचता है? रुक, ले पकड़। ये देख 12,000 है, इसमें 3 हिस्से होंगे। ये ले 4,000 तेरे, 4 मेरे और मेहुल 4,000 तेरे। रख। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। देख मेहुल, हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमें ना ओवर टाइम का पैसा मिलता है ना, अच्छी वर्क कंडीशन है। ये जो पैसे आ रहे हैं ना, ये सोच के ये लोग हमें डायरेक्ट दे रहे हैं। लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं ना, हाँ, वो भी हम तक नहीं पहुंचता है। तो इस तरह दूध का धुला हुआ रहेगा ना, तो खुद भी फंसेगा और हमें भी फंसाएगा। अब ये रख और चल मेरे साथ। ओए चलो, टाइम खत्म हो गया अभी। सस्पेंशन? मेरा सस्पेंशन? पर क्यों? पता नहीं, ऊपर से लेटर आया है। तुम्हारे किसी कांड के बारे में हेड ऑफिस को पता चला होगा। पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बिना आग के धुआं नहीं निकलता। और सुना है कि गन रनर से भी अच्छे पैसे छाप रहे हो। अरे कोई पैसे वैसे नहीं छाप रहा था, कुछ भी अफवाहें उड़ा देते हैं। मेरा प्रमोशन ड्यू था ना, किसी और को प्रमोट करना होगा। सब राजनीति है ये, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं मेहुल मेहता, खंभात पुलिस में कांस्टेबल हूँ। अभी सस्पेंडेड चल रहा हूँ। करप्शन के झूठे केसेस में मुझे फंसा दिया है। सब राजनीति है। घूस खाने वाले छूट गए, पहरा देने वाले फंस गए। हमारे पुलिस कमिश्नर से मेरी हाथ जोड़ के। हाँ सर, यहाँ पे मैं चाय बेचता हूँ। सुबह में मैंने चाय का दुकान लगाया और दूध लेने गया। वो ऑटो वाले तो व्हाइट और खाकी पहनते हैं, लेकिन इसने तो टोपी और ब्लू जैकेट पहना था। ऑटो का नंबर देखा? नहीं देखा। सर, आपको कैसे? 20 साल की सर्विस में ह्यूमन बिहेवियर के बारे में इतना तो जान ही गया हूं। और वैसे भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट है आई विटनेस। मेनी टाइम्स आई विटनेस इज नॉट गुड विटनेस। सच में सर? मैं नहीं कह रहा हूं, एक्सपर्ट्स रिसर्च के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं। अच्छा, ऑटो के बारे में और कोई चीज ध्यान में? हाँ, सजाई हुई, जैसे बारात दुल्हन लेने जाती है ना, ऐसी। सर, आपके यहाँ ट्रांसफर होने से पहले की बात है। ये सस्पेंड हुआ था, गन रनर से घूस का चक्कर था। ये आखिर तक कहता रहा कि इसके साथ पॉलिटिक्स हुई है, उसे फंसाया गया है। मैं मेहुल मेहता, खंभात पुलिस में कांस्टेबल हूँ। अभी सस्पेंडेड चल रहा हूँ। करप्शन के झूठे केसेस में मुझे फंसा दिया है। घूस खाने वाले छूट गए, पहरा देने वाले फंस गए। हमारे पुलिस कमिश्नर से मेरी हाथ जोड़ के। कहीं इस मैसेज को भेजने से रोकने के लिए मर्डर तो नहीं हुआ? लेकिन किलर को कैसे पता था कि मेहुल यही मैसेज रिकॉर्ड कर रहा है? शायद उसे पता ना हो। मर्डर ने सुपारी ली, मर्डर किया और चला गया। रहीमी, ये वही है ना जिसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी गन रनिंग रैकेट के मामले में? हाँ सर, ये वही। तो सबसे पहले हम गन रनर्स पे फोकस करते हैं। यस सर। सर, मुझे लगता है मेहुल को गन रनर्स के बारे में कुछ ऐसा पता चल गया था जो गन रनर्स नहीं चाहते थे कि हम तक पहुंचे। सर, हो सकता है मेहुल के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हों जिससे वो इल्लीगल गन सप्लायर्स को अंदर कर सके और उसकी वापस बहाली हो जाए। सर, मैंने तो ये भी सुना है कि वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार था। सर, एक ऑटो चोरी की खबर आई है। इंटरेस्टिंग। उधर ऑटो चोरी हुआ है और इधर किसी ने ऑटो में जाके मर्डर किया है। वाघेला, तुम इस ऑटो की चोरी को इन्वेस्टिगेट करो रहीमी के साथ। यस सर। राइट नाउ। पाठक, केस बहुत ही सेंसिटिव है। सस्पेंडेड ही सही, लेकिन ये आदमी हमारे डिपार्टमेंट का है। इसकी कोई भी न्यूज़ मीडिया तक नहीं जानी चाहिए। ये देखिए साहब, रोज की तरह कल रात को भी मैंने अपनी ऑटो यहीं पे लगाई थी। सुबह देखा तो गायब। अब समझ में नहीं आता कौन ले गया होगा। आपको किसी पर शक? मेरा मतलब किसी ने जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए कुछ? खामखा मेरे बेटे का नाम तूने पुलिस के सामने लिया ना, तो मैं तुम्हारा कुतबर बना दूंगी। लूंगा सर, इसी का बेटा है, 1 नंबर का हलकट है, हलकट। जतिन नाम है उसका। हमेशा घूमने के लिए मेरा ऑटो मांगता रहता है, मैं मना करता रहता हूँ ना।
इसीलिए शायद चुरा कर ले गया हूं। कुछ भी मत बोल। शांति रहो। आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि जतिन ने चुराया होगा? कोई और भी तो हो सकता है। साहब सुबह से मेरा ऑटो और इसका बेटा दोनों गायब है। फोन भी बंद करके रखा है उसने साहब। शायद उसी ने। ये सही कह रहे हैं? आपका बेटा सुबह से गायब है? क्या कपड़े पहने थे उसने? अब ऑटो से कपड़ों का क्या लेना देना साहब? तुम्हें सिर्फ जवाब आपको, उल्टा सवाल मत पूछो सर से। पता नहीं साहब, मेरे उठने से पहले ही चला गया वो तो। आप उसके सारे फ्रेंड्स की लिस्ट और कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए और आप ऑटो की डिटेल्स दीजिए। जी शहजाद, आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट में अलर्ट कर दीजिए। सारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास ये मैसेज जाएगा कि ऑटो चोरी हो गया है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लीड जरूर मिल जाएगी। ओके सर। ऑटो नंबर क्या है? मेरे पति को कोई क्यों मारना चाहेगा? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? आप अपने आप को संभालिए। हम आपका दुख समझते हैं और आप चिंता मत कीजिए। आपकी इस दुख की घड़ी में पूरा डिपार्टमेंट आपके साथ है। बस थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। मंजूला जल्दी करो, लेट हो रहा है। आई आई, आपके पसंद के आलू बनाए हैं, कोफ्ते वाले। बताइएगा कैसे बने। अरे तुम्हारे हाथों की बनी हर सब्जी पकवान ही लगती है। सच कहता हूँ, तुम्हारे हाथों में जादू है। क्या आप भी बिल्कुल नए दूल्हे की तरह छेड़ते रहते हैं। अरे तो हम कौन से पुराने हो गए? अभी अभी तो शादी को सिर्फ 20 साल हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ, शाम को क्या लाऊं, खाखरा या फाफड़ा? जो आपको अच्छा लगे, पर हाँ टाइम पे आइएगा। घर पे बीवी है, इसका ध्यान रखिए, वरना लगे रहेंगे दिन रात लोगों की सेवा में। जी हुजूर, चलता हूँ। वो रोज टिफिन लेकर जरूर निकलते होंगे, लेकिन पुलिस स्टेशन नहीं आते थे। जब तक उनका सस्पेंशन कैंसिल नहीं हो जाता, वो ड्यूटी पे कैसे आ सकते हैं? सस्पेंडेड? मुझे तो नहीं बताया। अब शायद उन्होंने इसीलिए नहीं बताया होगा क्योंकि कैसे बताते कि वो सस्पेंडेड है? उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट। पूछिए जो पूछना चाहते हैं आप। इलीगल गन रनिंग गैंग के बारे में उन्होंने कभी आपसे बात की? नहीं, वो ऐसे किसी काम में नहीं उलझते थे। वो सब डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स था, उन्हें फंसाया जा रहा था। अच्छा, उन्हें कभी किसी ने कोई धमकी दी हो? मेरी जानकारी में तो नहीं। अब कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या कोर्ट कचहरी का मैटर? नहीं। आपके मायके से कोई अनबन? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने कोई भाग्यंत का शादी थोड़ी ना की थी जो मेरे बाबू बगैर डाल से लेकर उन्हें मारने निकले। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा, अब आप जा सकती हैं। हमें जरूरत होगी तो हम खुद आपको बुलाने से पहले आ जाऊंगी। बस मेरे पति को न्याय मिलना चाहिए, मेरे पति के कातिल को छोड़ना नहीं। सर, इन्हें अपने पति के सस्पेंशन के बारे में नहीं पता, तो फिर ये कैसे पता कि डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स थी या नहीं? इसका मतलब इन्हें अपने पति के सस्पेंशन के बारे में पता था, तो फिर ये रोज यूनिफॉर्म पहन के मेहुल को ड्यूटी पे क्यों जाने देती थी? और अभी हमसे झूठ क्यों बोल रही हैं? ये केस जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। कुछ तो बड़ा राज है जो हमसे छुपाया जा रहा है। सर, आरटीओ रिक्शा ने दोनों के फ़ोन टैप किए हैं। कुछ मिसिंग रिक्शा और कुछ ऐसे ऑटो वालों की लिस्ट बनाई है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन मेहुल मर्डर केस से किसी का कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। हेलो सर, फूलबाग में 2 लड़कों पे हमला हुआ है, हालत बहुत गंभीर है। वाघेला सर, तुम ये ऑटो वाली इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करो। यस सर। पाठक, लेट्स गो। रहीमी कहाँ है? हेलो सर, कुछ पता चला? हाँ सर, वो एक गली में चली गई है।
12/7 पटेल नगर गांधी मार्केट। 12/7 गांधी मार्केट। ठीक है, मैं डिटेल चेक करता हूँ। बहुत गर्मी है यार भाई, रेडी नोरस बनाओ ने, नींबू बढ़िया डालना। दिल्ली या बम्बई के डिजाइनर से बना है ये बंगला, मस्त बंगला है। काश अपने पास वैसा बंगला होता तो ये जो जूस है ना, बंगले में बैठ के मस्त एसी चला के पी रहा होता। ऐसा बंगलो चाहिए, बंगलो वाले जैसा बनना पड़ेगा। मतलब कैसा? आउटलाइन का काम करना पड़ेगा, झोल झपाटा। मतलब क्राइम? भाई ईमानदारी से तो सिर्फ रोटी मिलती है, अगर उस पर घी चाहिए ना तो उंगली और कानून दोनों टेढ़े करने पड़ेंगे। ये जो बंगले वाला है वो 20 रुपए जूस का। आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा? सर यहाँ पर इन तीनों के चक्कर में कोई नहीं आता था। जो भी यहाँ पर बैठने आता था उनको मारकर भगा देते थे, और 1 नंबर के लफंटर और चर्ची लड़के थे। लेकिन वो लोग तो 2 थे। नहीं सर, ये 3 थे, इनका और एक साथी है। वो लड़का सही कह रहा था, 2 नहीं 3 आदमी थे, यहाँ पर बैठ के नशा कर रहे थे और जुआ खेल रहे थे। शायद उन पर किसी ने हमला कर दिया, उनमें से एक की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, दूसरा मरने की कगार पे है। ये तीसरा कहाँ है? सर कहीं तीसरे ने ही तो ये सब नहीं किया, इनका आपस में झगड़ा हुआ हो, उसने इन दोनों को मार दिया और वो भाग गया हो सकता है। पाठक, ये देख, खून के धब्बे हैं और घसीटने के निशान हैं। सर ये घसीटने के निशान तो यहाँ खत्म हो जाते हैं। कोई और तरीका निकालेंगे। पाठक, दोनों लड़कों की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, अभी और त्रिलोक। अभी की तो क्राइम स्पॉट पे ही डेथ हो गई, और त्रिलोक ने भी हॉस्पिटल जाते हुए दम तोड़ दिया। वाघेला ने दोनों की इंफॉर्मेशन निकाली है, रिपीटेड ऑफेंडर्स थे, कई बार तो जेल भी जा चुके हैं छोटे मोटे केसेस में, जैसे शराब, ड्रग्स, मारपीट, चोरी, ये सब। इनफैक्ट अभी पे तो इलीगल गन सप्लाईज के लिए काम करने का भी शक था। सर इलीगल गन केस में कांस्टेबल मेहुल का मर्डर हुआ, गन रनर अभी भी मारा गया। हो सकता है दोनों केसेस जुड़े हो। लेकिन एक चीज नोटिस करने की ये भी है कि दोनों मर्डर्स में वेपन, स्टाइल और तरीका अलग अलग है, मॉडस ऑपरेंडी अलग है। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि अभी और त्रिलोक के साथ इस क्राइम स्पॉट पे वो तीसरा लड़का कौन था, तो हम इस केस को आसानी से क्रैक कर सकेंगे। मुरमुरे को देख के तो ऐसा लगता है जैसे कई लोग इस पे खड़े थे, या फिर काफी सारे लोग रौंद के चले गए, या इन लड़कों के साथ जो मारपीट हुई है वो शायद इन्हीं मुरमुरों पे हुई हो। पाठक, एक चीज नोटिस की, ये बेल नहीं है, सूखे मुरमुरे हैं। इनमें प्याज, टमाटर, मिर्ची मसाला कुछ भी नहीं मिला। ऐसा सूखा मुरमुरा तो बहुत कम लोग खाते होंगे ना। तो सर बेचने वालों को ऐसे लोग याद रह सकते हैं? हो सकता है कि आसपास ही कोई मुरमुरे की दुकान है। कुछ देर पहले कोई बिना मसाला सेब प्याज का मुरमुरा ले गया था। हाँ, एक आदमी आया था। दिखता कैसा था? उसने सफेद रंग की शर्ट पहनी थी और बहुत गुस्से में भी था। और वो गया किस तरह? ये पैसे अंदर रख दो। वैसे पर सैलरी आने में तो अभी 10 दिन बाकी हैं। हाँ, वो ऊपर की कमाई है। ऊपर की कमाई? आपको तो कितना फक्र था कि आप एक पैसा घूस नहीं लेते। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब से पता चला है तुम्हारी एक ही किडनी है, हिम्मत टूटने लगी है। अब ना तो किसी बात का कोई फक्र होता है और ना ही किसी बात पे अड़े रहने की ताकत मिलती है। लेकिन तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मुझे एक सहेली ने आपका नंबर दिया है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, दवाइयों का खर्च बढ़ गया है। जी, मैं आवाज निकाल सकती हूँ, पर किसी से मिलना तो नहीं होगा ना? आवाज अभी
जी। हाय, आपको याद आ रही है मेरी? जी। ओके, क्या करूं मैं आपके लिए? सब कर सकती हूँ। गैस कीजिए ना, मैंने क्या पहना है, या शायद नहीं। ठीक है सर। जी सर, वैसे कैश मिलेंगे या अकाउंट में? कैश देंगे तो बेटर ही होगा। दवाई हाथों हाथ खरीद लूंगी, अकाउंट में डालेंगे तो हस्बैंड को पता चल जाएगा। जी थैंक यू सर। अरे क्या हुआ, जल्दी आ गए? तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है। कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं नहा लेता हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मुझे सस्पेंशन के बारे में क्यों नहीं बता रहे। मैं भी आपको कभी पता नहीं चलने दूंगी कि मुझे पता है। मैं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगी। आप मेरे हीरो और हमेशा रहोगे। आपके फेवरेट थेपले बनाए हैं, पुलिस स्टेशन में बांटिएगा मत, आप ही खा लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, चलता हूँ। फटीचर, 2 पैसे का आदमी, तूने मेरे बेटे को इस केस में घसीट कर अच्छा नहीं किया। फालतू का धमकाइए मत, मैंने उसे किसी भी केस में नहीं घसीटा। वो मेरी ऑटो के पीछे पड़ा हुआ था, यही मैंने पुलिस को बताया बस। सर से जरूरी बात करनी है। सर, मंजुला जिस आदमी से मिलने गई थी उसका नाम राकेश नाथ सिंह है। वो एक इलीगल सेक्स चैटलाइन चलाता है, लेकिन उसका इलीगल गन रनिंग रैकेट से कोई कनेक्शन नहीं है। हो सकता है कनेक्शन हो। मतलब ये कि ये जो 2 लड़के मारे गए थे ना चाकू से, इनके फोन रिकॉर्ड चेक किए हैं मैंने। एक अनलिस्टेड नंबर दोनों के फोन में सेव है। ये देखो, अब सुनो। क्या चाहिए जानू आज? वही जो रोज चाहिए होता है। मैं क्या पहनी हूँ जानना चाहते हो? एक बैकलेस ड्रेस जिसमें मेरे थाई तक स्लिट है। कलर गैस करो। सुन लिया? वो सेक्स लाइन। ये दोनों लड़के इसी नंबर से रेगुलर बात करते थे। सर आप क्या सोच रहे हैं? मंजुला का राकेश नाथ सिंह से क्या कनेक्शन है? मंजुला क्या सेक्स लाइन में काम करती थी? मेहुल का सस्पेंशन इलीगल गनिंग रैकेट के कारण हुआ। समझ गया, मैं उन लोगों की कुंडली निकालता हूँ। आज सुबह से 3 क्राइम हुए। पहले एक ऑटो की चोरी हुई, उसके बाद कांस्टेबल मेहुल का मर्डर, उसके बाद 2 लड़कों को पीटा गया जिसमें से एक ऑन द स्पॉट मर गया, दूसरे ने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। पता नहीं ये गिनती कब रुकेगी। लो, पुलिस स्टेशन से कॉल है। एक और मर्डर हुआ है। डबल मर्डर साइट से 15 मिनट की दूरी पे किसी को गोली मार दी। सर, मैं एक फैक्ट्री का मालिक। अगर चलती गाड़ी में शूट किया गया होता तो गाड़ी इस तरह से बाकायदा पार्क नहीं होती। या तो कहीं आड़ी टेढ़ी खड़ी होती या फिर पलट भी गई होती। हो सकता है सर, जिससे ये मिलने आया हो उसी ने फायर किया हो। या ऐसा भी हो सकता है कि मनसुख भाई ने गाड़ी यहाँ पार्क की और किसी ने नजर रखी, उसे मौका मिला और उसने पॉइंट ब्लैंक शूट कर दिया। और ऐसी सिचुएशन में अगर इससे कोई मिलने आया था, हो सकता है फिर उसने कुछ देखा। क्या पता हल्का होने के लिए रुका हो। वो भी हो सकता है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि मनसुख भाई को किसने मारा और क्यों मारा। सर, उन बच्चों से बात करते हैं। बेटा, क्या देखा आपने? हम पहले तो बहुत डर गए थे। उसका चेहरा दिखाई दिया आपको? नहीं, हम तो बहुत दूर थे और वो उधर चला गया। अच्छा, उसने किस तरह के कपड़े पहने थे? शायद डार्क कलर
कलर की पैंट थी और रेड शर्ट था। नहीं 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 नहीं, शर्ट पे रेड कलर की डिजाइन थी। बेटा ये वाला कलर था? देखो बेटा, ये इन सारे पैटर्न्स में कौन सा? बेटा तुम्हें कुछ भी अगर सिमिलर लगे तो अंकल को बता देना। मेहुल मर्डर केस का क्या अपडेट है? सर मेहुल की वाइफ मंजुला पर नजर रखे हैं, साइबर सेल को इन्वॉल्व किया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो अपडेट करो। यस सर। और सर अभी और त्रिलोक के डबल मर्डर केस की कॉल डिटेल्स मैंने आपको मेल कर दी है। ठीक है। साइबर सेल का कहना है कि ये सारे कॉल्स इंटरनेट के थ्रू रोटेट किए थे, इसलिए इन्हें ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहे हैं। मतलब मंजुला और राकेश नाथ का इन कॉल से कनेक्शन है या नहीं, ये साबित करना मुश्किल होगा। फोन करने वालों के फोन रोटेट होते हैं, लेकिन रिसीव करने वालों के फोन को अगर हम टैप करें तो सब सुनाई देगा। करेक्ट। अगर मंजुला का राकेश नाथ के धंधे से कुछ कनेक्शन है तो हम उसका फोन टैप करके ये पता कर सकते हैं। हाँ रमेश, मेरे ऑटो का कुछ पता चला? उसके पार्ट्स चोर बाजार में बिक रहे हैं, जाके ले लेना। हमें मंजुला का फोन टैप करना होगा। वो व्हाइट शर्ट वाला नहीं कहते, मैंने कुछ नहीं कहते। मेहुल, मैंने कितनी बार कहा उन लोगों के मुंह मत लगो, पर मेरी सुनोगे तब ना। हाँ जी, आज मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? कैसी दिखती हो तुम? गोरी, बहुत गोरी, मलाई की तरह और लंबी, 5 फुट 6 इंच फिगर है, 40, 26, 38। मुझे लो नेक ब्लैक ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। अरेस्ट कर लें? लेकिन धाराएं कौन सी लगाएंगे, चार्जेस क्या लगाएंगे? अरे जब हमें पता चल गया है कि मंजुला राकेश नाथ के लिए सेक्स चैट पे काम करती है तो हमें क्या करना चाहिए? डालो इसे लॉकअप में। अरे अंकल रुकिए, अंकल ये अंकल तो कुछ अलग ही डिजाइन दिखा रहे हैं, जैसे होली में शर्ट होती है ना वैसे कलर की शर्ट। अभी और त्रिलोक का मर्डर तुमने किया है ना? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। पाठक, फॉरेंसिक से पता करो कि इसकी शर्ट पर सिर्फ इसका ब्लड है या फिर अभी और त्रिलोक का भी, और अगर वो कंफर्म करते हैं कि तीनों का ब्लड है तो फिर इससे पुलिस के उस तरीके से पूछताछ करो जिसके बारे में इसने सुना तो होगा लेकिन न कभी देखा होगा और ना ही कभी महसूस किया होगा। सर शर्ट में मेरे अलावा अभी और त्रिलोक का भी खून था, पर मैंने उन्हें नहीं मारा। शक्ल याद है उसकी? स्केच वाले को बुलाओ और इसके हिसाब से स्केच बनवा लो। परेश झूठ भी तो बोल सकता है। हो सकता है उसका अपने दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ हो, झगड़े में उसे चोट आई हो और उसने अपने दोस्तों को मार डाला हो, और फिर उसने मनसुख का मर्डर करके सारा इल्जाम एक मनगढ़ंत आदमी पर डाल दिया हो। मुश्किल तो आज का दिन ही है। एक ही दिन में 1 चोरी और 4 मर्डर्स। इससे पहले कि ये गिनती बढ़े हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। लेट्स गेट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इस केस में हमारे पास 2 थियरीज हैं। पहली थियरी कि परेश ने ही अपने दोस्तों अभी और त्रिलोक का मर्डर किया है और उसके बाद मनसुख भाई का भी मर्डर किया। परेश की शर्ट पर अभी और त्रिलोक के खून के सैंपल्स मिले हैं, इससे थियरी स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन इस सारी थियरी में मेहुल के मर्डर का कोई कनेक्शन नहीं बैठता। और सर दूसरी थ्योरी क्या है? बताता हूं। पहले हम आज के दिन को शुरू से ही एनालाइज करते हैं। सुबह 6 या 6:30 के पहले प्रताप नगर से एक ऑटो चोरी हुआ। ऑटो ओनर का नाम अमीश परमार। इसके बाद 10:30 के आसपास पहला मर्डर होता है। विक्टिम कांस्टेबल मेहुल मेहता। लोकेशन मोती नगर, जो कि प्रताप नगर से करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है।
वहां हमें एक चाय वाला विटनेस मिलता है जो हमें यह बताता है कि किलर ऑटो में आया था और उसने एक ब्लू जैकेट और कैप पहन रखा। इसके बाद करीबन 1 घंटे के बाद ट्विन मर्डर्स होते हैं। लोकेशन फूलबाग, जो कि मोती नगर से करीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ हमारे पास कोई आई विटनेस नहीं है, लेकिन वहाँ हमें क्राइम साइट पे मुरमुरे मिले और उसके पास एक मुरमुरे की दुकान भी मिली। उसके हिसाब से किलर शायद इसी रोड पे आगे निकला था और फिर इसके 1 घंटे के बाद 12:30 के आसपास हमें पता चला कि मनसुख की डेथ हुई है, उसे गोली मारी गई है। वहां हमें 2 लड़कों ने लीड दी कि किलर रेड प्रिंट वाली व्हाइट शर्ट पहने हुए थे। लेकिन अब अगर यह सोचा जाए कि ये सारे मर्डर्स एक आदमी नहीं किए हैं तो कोई पैटर्न तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो फिर मेरी दूसरी थ्योरी फिट जरूर बैठती है। किलर ने 6, 6:30 के पहले प्रताप नगर से ऑटो चुराया। फिर वो उसी ऑटो में बैठकर मोती नगर पहुंचा, जहां उसने कांस्टेबल मेहुल का मर्डर कर दिया। उसके बाद वो इसी रोड पे आगे बढ़ा और उसने अपने ऑटो, ब्लू जैकेट और कैप को डंप कर दिया। जब वो फूलबाग पहुंचा, फिर उसने यहाँ कहीं मुरमुरे खरीदे और जब वो फूलबाग पहुंचा, वहां उसकी भिड़ंत अभी और त्रिलोक से हुई। दोनों लड़के चर्सी थे, लड़ाई हुई। इस मारामारी में किलर ने अभी और त्रिलोक का भी मर्डर कर दिया और इसी के दौरान वो ब्लड की छींटें उसकी शर्ट पे लगी। और जैसे कि पाठक की थ्योरी है कि वो कोई रेड प्रिंट वाली शर्ट नहीं थी, बल्कि व्हाइट शर्ट थी जिसपे खून की छींटें आ गई थी। और वही शर्ट के साथ जब वो आगे बढ़ा, करीबन 5-6 किलोमीटर बाद उसे मनसुख मिला और उसने उसका भी मर्डर कर दिया। और उस ब्लड छींटों वाली व्हाइट शर्ट में उन 2 बच्चों ने उसको देख लिया। एक और बात सर, अगर उसने 1 घंटे में 6 किलोमीटर का फासला तय किया है तो पॉसिबली वो बहुत फिट आदमी है और परेश के पैर में इंजरी है, उसके बस की बात नहीं है। यू आर राइट। अगर ये एक किलर वाली थ्योरी सही है तो वो किलर और भी हादसे अंजाम दे सकता है और इससे पहले कि वो और कोई हादसा करे उसे रोकना बहुत जरूरी है। अब हमारे पास लास्ट होप एक ही है। मेहुल की मर्डर साइट और ट्विन मर्डर साइट के बीच में उसने जो ऑटो और जैकेट डंप की थी, अगर वो हमें मिल जाए तो हम उस किलर तक पहुंच सकते हैं। हेलो, गुजरात पुलिस स्टेशन। हेलो, ये आप पुराने चेक पोस्ट के पास पटेल मैदान के पीछे एक लावारिस रिक्शा खड़ी है सर। आसपास कोई भी नहीं है, कुछ गड़बड़ लग रही है। पटेल मैदान? आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, सर लगता है वो ऑटो मिल गया है। कौन सा, चोरी वाला या मेहुल मर्डर केस वाला? सर वो चोरी की कंप्लेंट वाला। कहाँ? सर पुराने चेक पोस्ट के पास पटेल मैदान के पीछे जो है। हाँ तो तुम फटाफट वहां पहुंचो और मुझे अपडेट दो। सर लेकिन वो एरिया हमारे बीट में नहीं आता। वाघेला, वो मैं देख लूंगा, तुम जाओ। ठीक है सर। पहले मर्डर की साइट ये है और उसके बाद के सारे मर्डर एक के बाद एक इस दिशा में हुए। अगर क्रिमिनल एक है तो वो इधर से आया होगा, मेहुल को मारकर उधर गया होगा। मतलब मर्डरर यहां से अगले मर्डर की साइट तक ऑटो में निकला, लेकिन रास्ते में पड़ने वाली मुरमुरे की दुकान से पहले ही उसने अपना ऑटो, जैकेट और कैप डंप कर दिया और शायद उसके बाद वो आगे पैदल ही गया हो। रोको रोको रोको, फाटक चेक करते। लगता है वही ऑटो है जो मेहुल मर्डर केस में यूज हुआ है। ये रहा वो ब्लू जैकेट और कैप। फॉरेंसिक्स को बुला के इसके फिंगरप्रिंट्स ले लो और फिर अपने फिंगरप्रिंट डेटाबेस के साथ टैली करो। हो सकता है कि क्रिमिनल की डिटेल्स हमें वहीं से मिल जाए। यस सर। हेलो फॉरेंसिक। वाघेला, बाईपास रोड के पास हमें वो ऑटो मिला है, उसकी डिटेल्स निकालनी है। सर पर ऑटो तो पुराने चेक पोस्ट के पास पटेल मैदान के पीछे मिला है। मैं उस ऑटो की बात कर रहा हूँ जो मेहुल मर्डर केस में इस्तेमाल हुआ था। सर पटेल मैदान वाले ऑटो का नंबर प्लेट अमीश के ऑटो से मैच होता है। इंजन और चेजी नंबर कंफर्म किया है। ग्रेट, मैं तुम्हें इस ऑटो का नंबर भेजता हूँ, पता करो कि इसका ओनर कौन है। अब हमें इस ऑटो का मालिक ही बताएगा कि ये मर्डर्स किसने, कब, क्यों और कैसे किए। ओके सर। सर मैंने ऑटो के फोटोज उमेद को भेज दिए हैं, बस अब क्रिमिनल का जल्दी से पता चल जाए
ताकि वो और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अब हमें सिर्फ क्रिमिनल को पकड़ना ही नहीं है, उसे अगला हादसा करने से पहले रोकना भी है। इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम। लेट्स गो। एक भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है। कहाँ से आया है और आखिर चाहता क्या है? सर, मेहुल मर्डर केस में जो ऑटो इस्तेमाल हुआ है वो फैज शेख का है। मैं आपको उसका एड्रेस भेजता हूँ। यस सर। और यहाँ छाव में बैठ के मुरमुरा खाया होगा। यहीं पे उनकी झड़प भी हुई होगी या उनकी जान ले ली। इतना गुस्सा? गुस्से ने कई साधुओं को शैतान बनाया है। एनीवेज, फिर यहाँ से वो निकला और इस तरफ आगे गया। आगे जाके कहीं उसे मनसुख भाई गाड़ी में मिले। किसी बात पे दोनों में झगड़ा हुआ होगा और मनसुख भाई को भी मार दिया, लेकिन इस बार गन से। इतने लोगों से झड़प, अलग अलग वेपन से मर्डर, ना वजह समझ में आ रही है और ना ही मकसद, और ना ही इसमें कोई पैटर्न है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में कभी कभी कोई पैटर्न न मिलना भी एक पैटर्न होता है। ये सब शुरू हुआ था किलर के ऑटो में बैठने से। अब वो उस ऑटो में पैसेंजर था या ड्राइवर, ये तो उस ऑटो का मालिक फैज शेख ही बता सकता है, जो उस अबैंडन्ड ऑटो का मालिक है। हेलो अमीश, तुम्हारी चोरी हुई ऑटो मिल गई है। एक मिनट रुको। कौन है तुम? अमीश की ऑटो चुरा लाया ना? क्या नाम है तुम्हारा? और ये कौन है? जतिन। तूने मुझसे झूठ बोला। तुमने तो कहा था ना ये ऑटो तुम्हारा है। ये ऑटो लगभग मेरा ही है। इस ऑटो के मालिक अमीश चाचा के बेटे जैसा हूँ मैं। तुम मुझ पे भरोसा करो प्लीज। मेरे 4 ऑटो है। आप कौन से वाले की बात कर रहे हो? इस ऑटो की बात कर रहा हूँ। कौन चलाता है इसे? ये समर। इस समर का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड या फिर कोई खास बात जानते हो उसके बारे में? साहब, क्रिमिनल बैकग्राउंड का तो पता नहीं, पर ये बेवड़ा जरूर है। वैसे वो पहले से पीता है, पर उसकी बीवी उसको छोड़ के गई है तो दिन रात नशे में धूत रहता है। मैंने तो उसको बोल दिया है कि अगर पी के ऑटो चलाया ना तो मैं मेरा ऑटो नहीं दूंगा। सर, परेश ने अभी और त्रिलोक को मारने वाले का स्केच भेजा है, ये देखिए। इसे पहचानते हो? यही तो समर है। समर का एड्रेस और फोन नंबर देना। ताला तोड़ दो। सर, कोई नहीं यहाँ। लगता है मैरिड है, एक बेटी भी है इसकी। घंटी बजाओ समर की। समर, हम जानते हैं तुम क्या कर रहे हो। हम तुम्हारे घर पहुंच गए हैं, अभी भी टाइम है। रुक जाओ, अब तुम्हारी लोकेशन भी मिल जाएगी और तुम भी। जो आप मेरा मोबाइल ट्रैक करके यहाँ मेरे लोकेशन पे पहुंच जाओगे। उसके बीवी बच्चों के बारे में पता करो, दोस्तों रिश्तेदारों सबको ढूंढ निकालो। उसने आज अपने घर पे अपनी बीवी और बेटी को वेलकम करने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन लगता है कि वो लोग आए नहीं। हो सकता है इसी बात पे उसकी सनक गई हो और अब उसका नेक्स्ट टारगेट उसकी वाइफ और बेटी ही हो। बड़े सर कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। वो तो अभी बाहर गए। पुलिस वाले की मौत हो गई है। मुझे लगा कम से कम एक पुलिस वाले की वाइफ को तो जल्दी न्याय मिलता होगा। वो आपके पति के मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए ही गए। कातिल मिला? कौन है? देखिए, कातिल मिल जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा होगी। आप भरोसा रखिए। आपसे एक बात कहना था। आपको अगर पैसे की ज़रूरत हो तो मैं आपकी जॉब ढूंढने में मदद कर सकता हूँ, पर क्या? पर आपको गलत काम में फंस के अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। सर, उमेद का फोन आ रहा है। हाँ उमेद। सर, समर का फोन कुछ देर के लिए ऑन हुआ था मलिक विहार के आसपास, लेकिन लोकेशन ट्रेस होने से पहले ही वापस स्विच ऑफ हो गया। मलिक विहार मतलब जिस रास्ते पे समर मर्डर करते हुए जा रहा था उसी डायरेक्शन में सीधा गया है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे निकालेंगे? वगैरह वो जर्नलिस्ट फ्रेंड तुमसे अभी भी टच में है? यस सर। ममता, दरवाजा खोल। ममता, देख, मायके में छुपने से कुछ नहीं होगा, बाहर निकल। देख, आज अपनी बच्ची का हैप्पी बर्थडे है ना? मैं अपनी बच्ची से मिलने आया।
मुझे 2 मिनट के लिए मिलने दो उससे, बस थोड़ी देर उसके साथ बर्थडे मनाऊंगा, चला जाऊंगा। ममता खोल दरवाजा। बेटा विनीता, देख पापा है, आज आपका हैप्पी बर्थडे है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। देखा, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं पाएगी अपनी बच्चे को वापस ले जाने से। अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो तुझे जान से मार दूंगा। गौर से देखिए इस चेहरे को, ये समर है। आज सुबह से ये पागलों की तरह शहर में घूम रहा है। इसकी बीवी बेटी इसे छोड़कर जा चुकी है। गुस्से में इसने अपना आपा खो दिया है। ये एक वैश्य खूनी और दरिंदा बन चुका है। इस पुलिस डिपार्टमेंट में से सभी को चेतावनी दे दी गई। हेलो, टीवी में जो न्यूज़ बता रहे हैं ना, वो समर यहाँ ही आया हुआ है। आप जल्दी से एड्रेस दीजिए उसका। आपने ही पुलिस को फोन किया था ना? जी। पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए आभार। अंदर तो कोई है नहीं। आपको कोई अंदाजा है कि ममता और उसकी बेटी कहाँ गई होगी? आप ठीक है? मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, साथ में मेरी 8 साल की बच्ची को भी लेके गई। आज उसका हैप्पी बर्थडे है साहब। उसके लिए घर सजाया, खिलौने लेके आया, और वो मुझे अपनी 25 से बात तक नहीं करने देती, मिलने तक नहीं देती। क्या करता मैं? उठाई रिक्शा और चल पड़ा अपनी बच्ची को वापस लाने के लिए। तभी एक बाइक वाले ने आकर मेरी रिक्शा से टक्कर मारा और बेवजह मुझे मारने लगा। सर मार क्या है? पुलिस, मेरे बच्चे को। वहां पर आपका जो पुलिस वाला था वो आराम से बैठकर वीडियो बना रहा था। मुझे मार के चला गया वो। मेरा दिमाग गया। फिर वो गाड़ी वाला आदमी, अगर तुम सब मेरे बीच नहीं आए होते अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं तुम्हें बेटी चाहिए थी ना, तो तुम कोर्ट चले जाते, कानून से अपना हक मांगते। देखो, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हैं। अगर सबकी सनक गई और सबने कानून अपने हाथ में ले लिया तो क्या होगा? और जिन लोगों की सनक जाएगी, क्या उनके परिवार भी सुरक्षित रहेंगे? क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें